Hello everyone, welcome to part 2 of femur bone attachment and clinical anatomy. स्टूडेंट, हमने पार्ट 1 में समझा था कि फीमर की हेड पर एक छोटा सा नॉन आर्टिकुलर डिप्रेशन होता है जिसे हम फोविया कैपिटिस कहते हैं। ये फोविया का काम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लिगामेंट ऑफ द हेड ऑफ द फीमर को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ये लिगामेंट को हम लिगामेंटम टेरेस या राउंड लिगामेंट भी कहते हैं, लेकिन इसका असली फंक्शन सिर्फ अटैचमेंट नहीं है। इस लिगामेंट के अंदर ऑब्चुरेटर आर्टरी की एक छोटी ब्रांच होती है जो फीमर के हेड को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है। तो याद रखिए, फोविया कैपिटिस सिर्फ एक गड्ढा नहीं बल्कि हेड की वास्कुलरिटी के लिए एक क्रिटिकल पॉइंट है। अब बात करते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर की। ये एक बड़ा क्वाड्रेंगुलर प्रोजेक्शन है जो कई पावरफुल मसल्स को लेवर्स देता है। तो सबसे पहले आती है पिरिफॉर्मिस मसल्स जो इसके एपेक्स यानी बिल्कुल टॉप टिप पर इंसर्ट होती है। इसके बाद अगर हम इसके एंटीरियर सरफेस की रफ साइड पर ग्लूटियल मिनिमस यानी अपनी जगह बनाते हैं और इसके लेटरल सरफेस को देखें तो वहां एक ऑब्लिक्यू रिज दिखाई देगी, वहां ग्लूटियस मीडियस अटैच होती है। एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखिए, ग्लूटियस मीडियस के इंसर्शन के ठीक पीछे ट्रोकेंट्रिक बर्सा होता है जो फ्रिक्शन कम करने में मदद करता है। अब बात करते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर के हिडन यानी मीडियल सरफेस की। तो यहाँ एक गहरा गड्ढा होता है जिसे ट्रोकेंट्रिक फोसा कहते हैं और यहाँ ऑब्चुरेटर एक्सटर्नल मसल्स इंसर्ट होती है। इसके ठीक ऊपर वाले एरिया में तीन मसल्स का ग्रुप अटैच होता है, ऑब्चुरेटर इंटरमस, सुपीरियर और इंफीरियर गेमेलाई, जिन्हें हम एक साथ ट्राइसेप, ट्राइसेप कॉक्सिक भी कहे जाते हैं। अंत में इंटरट्रोकेंट्रिक क्रिस्ट पर आपको एक छोटा सा उभार दिखेगा जिसे ऑब्चुरेटर ट्यूबरकल कहते हैं। यहाँ ऑब्चुरेटर फीमोरस अपनी जगह बनाती है। स्टूडेंट, ग्रेटर ट्रोकेंटर के बाद अब बात करते हैं लेजर ट्रोकेंटर। ये एक कॉनिकल प्रोजेक्शन है जो फीमर के पोस्टीरियर मीडियल एस्पेक्ट पर यानी पीछे और अंदर की तरफ होता है। यहाँ दो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट मसल्स अटैच होती है। पहली है सुआस मेजर जो इसके बिल्कुल टॉप पर यानी एपेक्स पर इंसर्ट होती है और दूसरी है इलियाकस जो लेजर ट्रोकेंटर के बेस के एंटीरियर सरफेस और उसके ठीक नीचे वाले एरिया में इंसर्ट होती है। इन दोनों को अक्सर मिलकर इलियोसुहास भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलियोसुहास। एक और जरूरी बात, लेजर ट्रोकेंटर के ठीक पीछे वाला हिस्सा स्मूथ होता है क्योंकि वहां एक बर्सा होता है। ये बर्सा इस अबडक्टर मैग्नस के ऊपर हॉरिजॉन्टल फाइबर से निकलकर या उसे फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है। ये जो फाइबर है उसे वहां फ्रिक्शन से बचाने का काम करता है। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बाउंड्री पर जिसे हम कहते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन। स्टूडेंट, ये लाइन फीमर के नेक और शाफ्ट के जंक्शन पर एंटीरियर सरफेस पर होती है और इसका सबसे मेन काम है कैप्सुलर लिगामेंट ऑफ द हिप जॉइंट को अटैचमेंट प्रोवाइड करना, जो हमारे हिप जॉइंट को चारों तरफ से कवर करता है और इसे सिक्योर करता है। अब आते हैं इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के कंप्लीट अटैचमेंट पर। यह लाइन हमारे फीमर के आगे वाले हिस्से में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलियोफीमोरल लिगामेंट की, जिसे लिगामेंट ऑफ डिग्लो भी कहा जाता है। यह हमारे बॉडी का सबसे मजबूत लिगामेंट है। इसके ऊपर बैंड इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के ऊपर वाले हिस्से और लोअर बैंड इससे नीचे वाले हिस्से में अटैच होता है जो हिप जॉइंट को स्टेबिलाइज करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ से थाई की दो बड़ी मसल शुरू होती है। वास्टस मीडियालिस के सबसे ऊपर वाले फाइबर इस लाइन के लोअर एंड से ओरिजिन होते हैं और वास्टस लेटरालिस के फाइबर इसके अपर एंड से शुरू होते हैं। तो स्टूडेंट, अब आप एंटीरियर व्यू देखेंगे तो ये लाइन लिगामेंट और मसल्स के बीच एक परफेक्ट जंक्शन का काम करती है। अब आते हैं फीमर के सबसे बड़े हिस्से पर
यानी शाफ्ट के अटैचमेंट। स्टूडेंट, फीमर के शाफ्ट के एंटीरियर और लेटरल सरफेस क्वाड्रिसेप्स मसल्स के लिए एक ब्रॉड एरिया प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आता है वास्टस इंटरमीडियालिस, जो शाफ्ट के अपर 3/4 एरिया के ओरिजिन होता है। और इसके बाद बात करते हैं वास्टस लेटरालिस की। ये मसल्स इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के ऊपर पार्ट से शुरू होकर ग्रेटर ट्रोकेंटर के एंटीरियर और इंफीरियर एक्सपेक्ट और ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी की लेटरल लिप तक जाता है। अब एक छोटी लेकिन बहुत जरूरी मसल्स आर्टिक्यूलर एनियस, जो वास्टस इंटरमीडियालिस के ठीक नीचे शाफ्ट के लोअर 5 सेंटीमीटर एरिया से अराइज होती है। इसका काम है नी एक्सटेंशन के वक्त साइनोवियल मेम्ब्रेन को ऊपर की तरफ खींचना। और एक प्रो टिप याद रखिए, शाफ्ट का ये सबसे नीचे वाला 5 सेंटीमीटर एरिया सुप्रा पेटेलर बर्सा ये रिलेटेड होता है, जो नी जॉइंट की मोबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। स्टूडेंट, अब आइए देखते हैं फीमर के पोस्टीरियर एक्सपेक्ट पर एक बहुत ही खास रीच को समझते हैं, तो जिसे हम कहते हैं लिनिया एस्पेरा। इस लिनिया एस्पेरा की 2 लिप्स होती है, एक मीडियल और एक लेटरल। तो सबसे पहले वास्टस मीडियालिस मसल्स को देखते हैं। ये मसल्स इंटरट्रोकेंट्रिक लाइन के नीचे से शुरू होकर स्पाइरल लाइन और लिनिया एस्पेरा की पूरी मीडियल लिप से ओरिजिन होता है। ठीक उसी तरह लेटरल साइड पर हमारी वास्टस लेटरालिस होती है, जो ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी की लेटरल लिप और लिनिया एस्पेरा की लेटरल लिप के अपर पार्ट से अराइज होता है। लेकिन स्टूडेंट, लेटरल लिप पर एक और इंपॉर्टेंट मसल्स है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप फीमोरिस। ये मसल्स लेटरल लिप पर वास्टस लेटरालिस और अडक्टर मैग्नस के बीच से शुरू होती है और नीचे लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन के अपर 2/3 हिस्से तक जाती है। तो स्टूडेंट, लिनिया एस्पेरा हमारी थाई मसल्स के लिए एक मजबूत एंकर का काम करती है। अब आगे बढ़ते हैं लिनिया एस्पेरा के अपर पार्ट और पोस्टीरियर शाफ्ट की तरफ। स्टूडेंट, हमारे शाफ्ट का जो मिडल पार्ट है, वहां ऐसी मसल्स होती हैं जो पैर को मिड लाइन की तरफ खींचती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस की। इस मसल्स में जो सबसे गहरा फाइबर होता है, वो फीमर की ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी में इंसर्ट होता है और ये ट्यूबरोसिटी लेटरल लिप के अपर का एक रफ एरिया बनाती है। और इसके बाद आती है पेक्टिनियस मसल्स। ये एक छोटी मसल्स है जो एक लाइन पर इंसर्ट होती है, जो लेजर ट्रोकेंटर से शुरू होकर नीचे लिनिया एस्पेरा तक जाती है, जिसे हम कहते हैं पेक्टिनियल लाइन। तो याद रखिए, पीछे की तरफ से ये अटैचमेंट हमारी हिप स्टेबिलिटी और लेग मूवमेंट जैसी अडक्शन और एक्सटेंशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अब बात करते हैं उन मसल्स की जो हमारी थाई को स्टेबिलिटी और पावर देती है, यानी हमारा अडक्टर ग्रुप। लिनिया एस्पेरा पर 3 मेन मसल्स अडक्टर मसल्स अटैच होते हैं। तो सबसे पहले है अडक्टर ब्रेविस, जो पेक्टिनियल लाइन से लेकर लिनिया एस्पेरा के अपर पार्ट पर इंसर्ट होते हैं। और इसके ठीक नीचे आती है अडक्टर लॉन्गस, जो लिनिया एस्पेरा की मिडल लिप के मिडल पोर्शन को ऑक्यूपाई करती है। और स्टूडेंट, अब देखिए इस ग्रुप की सबसे मैसिव मसल्स अडक्टर मैग्नस। ये इतनी बड़ी है कि इसका अटैचमेंट ग्लूटियल ट्यूबरोसिटी से शुरू होकर पूरे लिनिया एस्पेरा को कवर करते हुए नीचे मीडियल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन तक जाता है। इसको एक हेमिस्ट्रिंग पार्ट नीचे एक खास पॉइंट पर इंसर्ट होता है, जिसे हम कहते हैं अडक्टर ट्यूबरकल। तो स्टूडेंट, जब भी हम अपने पैरों को पास लाते हैं या बैलेंस बनाते हैं, तो ये तीनों मसल्स लिनिया एस्पेरा के एक एंकर की तरफ यूज कर पाते हैं। अब आते हैं फीमर शाफ्ट के सबसे निचले हिस्से पर, जिसे हम लोअर शाफ्ट और सुप्राकॉन्डाइलर लाइन कहते हैं। तो स्टूडेंट, लिनिया एस्पेरा को हो गई पूरी मसल्स का वहां अटैचमेंट खत्म हो गया। उसके बाद नीचे जाकर लिनिया एस्पेरा
दो लाइन में डिवाइड हो जाती है, मिडल और लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइंस। इन लाइंस पर मिडल और लेटरल इंटरमस्क्यूलर सेप्टा अटैच होते हैं। इन सेप्टा का काम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे थाई के एक्सटेंशन, एडक्शन और फ्लेक्सर मसल्स को अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं। अब इन दोनों लाइंस के बीच का जो ट्रायंगुलर स्मूथ एरिया आप देख रहे हैं उसे हम कहते हैं पॉप्लिटियल सरफेस। ये एरिया फैट से कवर होता है और हमारे पॉप्लिटियल फोसा का फ्लोर बनाता है। यहाँ एक छोटी सी मसल्स एक और है जिसे कहते हैं प्लांटारिस। ये लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन की लोअर एंड से लेटरल गैस्ट्रोसिनेसियस के ठीक ऊपर से ओरिजिन होती है। तो स्टूडेंट, ये पूरा एरिया हमारे घुटनों के पीछे की एनाटॉमी के लिए एक बेस का काम करता है। स्टूडेंट, अब हम फीमर के सबसे पिछले वाले हिस्से पर है जिसे हम कहते हैं पॉप्लिटियल सरफेस और कॉन्डाइल्स। ये ट्रायंगुलर एरिया हमारे घुटनों के पीछे वाले पॉप्लिटियल फोसा का फ्लोर बनाता है। यहाँ से हमारी लेग की सबसे प्रोमिनेंट मसल्स गैस्ट्रोनिमियस के दोनों हेड शुरू होते हैं और इसका मीडियल हेड पॉप्लिटियल सरफेस के मिडल साइड से मिडल कॉन्डाइल के ठीक ऊपर से, वही इसका लेटरल हेड लेटरल कॉन्डाइल की साइड सरफेस से अराइज होता है। इनके साथ ही एक बहुत ही पतली मसल्स प्लांटारिस भी यहाँ से शुरू होती है। इसका ओरिजिन लेटरल सुप्राकॉन्डाइलर लाइन के सबसे निचले हिस्से से होता है। तो याद रखिए, ये पूरा रीजन हमारे वॉकिंग और रनिंग पोस्चर के लिए बहुत मसल्स को एंकर करता है। अब आते हैं हमारे लेक्चर के एक और बहुत ही क्रिटिकल पार्ट पर, यानी मीडियल कॉन्डाइल के अटैचमेंट। स्टूडेंट, मीडियल कॉन्डाइल लेटरल कॉन्डाइल के मुकाबले बड़ा और ज्यादा प्रोमिनेंट होता है। सबसे पहले इसके मिडल एपिकॉन्डाइल पर टिबियल कोलेटरल लिगामेंट अटैच होता है जो नी जॉइंट को अंदरनी तरफ से सपोर्ट देता है। अब एक बहुत ही खास पॉइंट देखिए, अडक्टर ट्यूबरकल। इस छोटे से उभार पर हमारी पावरफुल अडक्टर मैग्नस मसल्स का हेमिस्ट्रिंग पार्ट इंसर्ट होता है। नी स्टेबिलिटी की बात करें तो मीडियल कॉन्डाइल की लेटरल सरफेस पर हमारा पोस्टीरियर क्रूटिकल लिगामेंट जिसे हम कहते हैं TCL अटैच होता है। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, इस कॉन्डाइल के ठीक ऊपर पॉप्लिटियल सरफेस से गैस्ट्रोसिनेसियस का मीडियल हेड ओरिजिन होता है। तो स्टूडेंट, ये कॉन्डाइल ना सिर्फ वेट बियर करता है बल्कि नी जॉइंट की पूरी बाउंड्री को कंट्रोल करता है। स्टूडेंट, मिडल कॉन्डाइल के बाद अब आते हैं लेटरल कॉन्डाइल पर। यह कॉन्डाइल मिडल वाले से थोड़ा फ्लैटर होता है और शाफ्ट के साथ बेहतर एलिगमेंट में रहता है। तो सबसे पहले इसके लेटरल एपिकॉन्डाइल पर फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट अटैच होता है जो घुटने को बाहर की तरफ से स्टेबिलाइज करता है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मसल्स को देखिए, पॉप्लिटियस। इसका टेंडन लेटरल कॉन्डाइल पर एक गहरे पॉप्लिटियल ग्रूव से ओरिजिन लेता है। और एक खास बात याद रखिए, जब भी हमारा नी फ्लेक्स होता है तभी ये टेंडन इस ग्रूव के अंदर फिट होता है। स्टेबिलिटी की बात करें तो लेटरल कॉन्डाइल की मीडियल सरफेस पर हमारा सबसे पहला फेमस लिगामेंट एंटीरियर क्रूटिकल लिगामेंट अटैच होता है जिसे हम कहते हैं ACL। कौन सा है? एंटीरियर क्रूटिकल लिगामेंट। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया, इसके लेटरल सरफेस से गैस्ट्रोसिनेमियस का लेटरल हेड भी ओरिजिन होता है। तो स्टूडेंट, ये कॉन्डाइल ना सिर्फ वेट बैलेंस करता है बल्कि ACL और पॉप्लिटियस के साथ मिलकर नी की रोटेशन और लॉकिंग मैकेनिज्म में हेल्प करता है। स्टूडेंट, अब हम आ गए हैं सबसे लास्ट अटैचमेंट पर, यानी इंटरकॉन्डाइलर नोच के अटैचमेंट। ये नोच फीमर के दोनों कॉन्डाइल के पीछे की तरफ से सेपरेटेड करता है और हमारे घुटने के सबसे वाइटल क्रूटिकेट लिगामेंट को घेर देता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटीरियर क्रूटिकेट लिगामेंट की, जो लेटरल कॉन्डाइल की मिडल सरफेस के पीछे वाले हिस्से पर अटैच होता है। वही हमारा पोस्टीरियर क्रूटिकेट लिगामेंट
मिडल कॉन्डाइल की लेटरल सरफेस के आगे वाले हिस्से पर अपनी जगह बनाता है। याद रखिए, ये दोनों लिगामेंट हमारे घुटने की फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इस नोच के पास कैप्सुलर लिगामेंट भी अटैच होता है, जो पूरे जॉइंट को प्रोटेक्ट करता है और पीछे की तरफ से सपोर्ट देने के लिए यहाँ ऑब्लिक्यू पॉप्लिटेस लिगामेंट का अटैचमेंट भी होता है। तो इसी के साथ हमारे फीमर बोन के सभी अटैचमेंट कंप्लीट हो गए। अब हम फीमर की लाइफलाइन यानी न्यूट्रिएंट आर्टरी के बारे में समझते हैं। तो स्टूडेंट, फीमर के शाफ्ट को अंदर से ब्लड सप्लाई पहुंचाने का मेन काम इसी आर्टरी का है। ये आर्टरी प्रोफंडस फीमोरिस आर्टरी की सेकंड परफोरेटिंग ब्रांच से निकलती है। यह हमारे बोन शाफ्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की हेल्थ और हीलिंग के लिए सबसे प्राइमरी सरफेस है। अब देखते हैं कि ये आर्टरी बोन के अंदर कैसे एंटर करती है। तो ये लीनिया एस्पेरा की मिडल साइड पर मौजूद एक हॉल, जिसे हम न्यूट्रिएंट फोरामेन कहते हैं, वहां से अंदर जाती है। बोन के अंदर इसका रास्ता या कोर्स बहुत ही यूनिक है। ये हमेशा अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ मूव करती है। एनाटॉमी में हम इसे कहते हैं अवे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड, क्योंकि फीमर का ग्रोइंग एंड नीचे वाला होता है, इसीलिए ये आर्टरी हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में पास होती है। इसका मेन काम है बोन की मेडुलरी कैविटी को नरिश करना और हमारे बोन कॉर्टेक्स के इनर 2/3 हिस्से को ब्लड सप्लाई देना। तो याद रखिए, बोन की हीलिंग और सर्वाइवल के लिए ये आर्टरी एक लाइफलाइन का काम करती है। अटैचमेंट और ब्लड सप्लाई के बाद अब बात करते हैं फीमर के अंदर की मजबूती यानी इसके इंटरनल स्ट्रक्चर और आर्किटेक्चर की। स्टूडेंट, हमारा फीमर इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो वॉकिंग और वेट बियरिंग के वक्त आने वाले मेसिव, कंप्रेसिव और टेंसिल पार्ट झेल सके। आपने ध्यान दिया होगा कि फीमर थोड़ा कर्व्ड होता है और इस कोगुलेशन और कर्व्ड को मजबूत बनाने के लिए इसे कॉन्केव साइड पर बोनी बटरकट्स होते हैं। ये कॉम्पैक्ट बोन की ऐसी लेयर को बोन को जुड़ने या टूटने से बचाती है, खास करके नेक और शाफ्ट के जंक्शन पर। स्टूडेंट, अब आते हैं फीमर आर्किटेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण पिलर। पहला है नेक शाफ्ट एंगल। स्टूडेंट, ये एंगल वेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत जरूरी है। इसे कॉन्केव साइड को और भी मजबूत करने के लिए कॉम्पैक्ट बोन की एक मोटी लेयर होती है, जिसे हम कहते हैं फीमोरल कैल्केरन। ये हमारे नेक की नीचे से वो एक्स्ट्रा सपोर्ट देता है जो बॉडी वेट झेलने के लिए जरूरी है। दूसरा फैक्टर है लीनिया एस्पेरा। पीछे से देखने पे सिर्फ मसल्स के अटैचमेंट के लिए नहीं है, बल्कि शाफ्ट के पीछे एक लॉन्जिट्यूडिनल बटरस यानी एक पिलर की तरह काम करता है और ये पूरे शाफ्ट को पीछे की तरफ से वो स्ट्रेंथ देता है ताकि वो हैवी मसल्स को पुल और वेट को आसानी से हैंडल कर सके। इन्हीं स्ट्रक्चरल मैकेनिज्म की वजह से हमारा फीमर बॉडी वेट और मसल्स फोर्स के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखता है। स्टूडेंट, अब हम लास्ट क्लिनिकल इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रैक्चर की बात करते हैं। सबसे पहला फ्रैक्चर ऑफ द नेक ऑफ द फीमर। ये इंजरी सबसे ज्यादा 60 साल से ऊपर की महिलाओं में देखी जाती है। इसका मेन कारण है ऑस्टियोपोरोसिस, जिसमें बोन की डेंसिटी कम हो जाती है। खास करके हमारे कैल्केरियल फीमोरल के यानी वो इंटरनल पिलर में नेक को सपोर्ट देता है। वो जब डिजनरेटिव होने लगता है तब हल्की सी चोट भी नेक को तोड़ सकती है और इसका सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन एवास्कुलर नेक्रोसिस, जहां फीमर के नेक का फ्रैक्चर इंट्राकैप्सुलर होता है तो हेड को सप्लाई देने वाली रेटिनाक्युलर आर्टरी डैमेज हो जाती है। बिना खून के हेड की बोन मरने लगती है, जिसे हम एवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं। अब देखते हैं मसल डिस्प्लेसमेंट का खेल। अगर फीमर शाफ्ट के अपर थर्ड हिस्से से फ्रैक्चर हो तो बोन के दो टुकड़े अलग अलग हिस्से में खींचते हैं। जो प्रोक्सिमल सेगमेंट है उसे इलियोसुहास मसल्स
आगे की तरफ फ्लेक्स कर देती है और ग्रेटर ट्रोकेंटर पर जुड़ी मसल्स उसे बाहर की तरफ रोटेट कर देती है। वहीं जो डिस्टल सेगमेंट है उसे हमारी ताकतवर हैमस्ट्रिंग ऊपर की तरफ खींचने लगती है, जैसे पैर की लंबाई कम होने लगती है और अडक्टर जैसे लेटरली रोटेशन कर देती है। तो स्टूडेंट, एक सर्जन के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी मसल्स बोन में कहाँ खींची रही है, ताकि वो फ्रैक्चर को सही तरह के कंप्लीट कर सके। स्टूडेंट, अटैचमेंट के बाद अब बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लिनिकल साइन की, जिसे हम कहते हैं सेंटोन्स लाइन। एक्सरे में जब भी हम पेल्विस और हिप जॉइंट को देखें तो वहां एक छोटा स्मूथ कर्व बनता है। ये कर्व सुपीरियर प्यूबिक क्रमस के निचले हिस्से और फीमर नेक के अंदरूनी हिस्से में मिलकर बनता है। और इस लाइन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस ये है कि हमेशा कंटिन्यूअस यानी एक स्मूथ कर्व होनी चाहिए। अगर इस लाइन में कभी भी ब्रेक या रुकावट दिखे तो ये सीधा इशारा करता है कि फीमर के नेक का फ्रैक्चर हुआ है या फिर हिप जॉइंट डिसलोकेशन हो गया है। तो स्टूडेंट, सेंटोन्स लाइन एक्सरे डायग्नोसिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अब आते हैं हमारे लेक्चर के आखिरी कॉन्सेप्ट पर। सबसे पहले बात करते हैं क्यू एंगल की। स्टूडेंट, हमारे क्वाड्रिसेप्स मसल्स का पुल और टीबी उसकी इंसर्जन एक तीसरी लाइन बनाता है, जिसे हम क्यू एंगल कहते हैं। नॉर्मल कंडीशन में ये एंगल 15 से 20 डिग्री के बीच होता है, लेकिन ध्यान रखिए अगर ये एंगल इससे बढ़ जाए तो ये पटेला को बाहर की तरफ खींच देता है, जिसे घुटनों की कटोरी अपनी जगह से हिल सकती है, जिसे हम लेटरल सबलेक्शन कहते हैं। और एक बहुत ही कॉमन स्पॉट्स इंजरी बकेट्स हैंडल टियर, ये हमारे मिडल मेनिस्कस यानी जो घुटनों के अंदर का कार्टिलेजिनियस डिस्क है उसका एक गहरा टियर है। ये अक्सर तब होता है जब कोई गिरते वक्त अपने घुटने को मोड़ता है और वो अंदर की तरफ रोटेट हो जाता है, और इस टियर की वजह से घुटने लॉक जो में बदल जाते हैं और मूवमेंट को बहुत पेनफुल हो जाती है। अब लास्ट में मेडिको लीगल और डेवलपमेंटल एनाटॉमी समझते हैं। स्टूडेंट, फीमर बोन सिर्फ बॉडी वेट झेलने के लिए नहीं है, बल्कि एक फॉरेंसिक साइंस में भी एक बहुत बड़ा सबूत बनाती है। फीमर का लोअर एंड में एक सेकेंडरी सेंटर होता है, जिसे हम लोअर एपिफिशियल सेंटर कहते हैं। यह सेंटर ठीक तब बनता है जब बच्चा मां के पेट में 9th मंथ में होता है, यानी बर्थ के थोड़ा पहले। अब इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो अगर कोई न्यूबॉर्न बेबी डेथ मिलता है तो डॉक्टर इसी एपिफिशियल सेंटर को चेक करते हैं। अगर ये सेंटर मौजूद है तो इसे आप बात का पावर प्रूफ लगा सकते हैं कि बच्चा फुल टर्म था या फिर वायबिलिटी की स्टेज पर पहुंच चुका था। अब कुछ डिजीज कंडीशन देख ले। तो फीमर से जुड़ी सबसे पहले बात करते हैं पेथर्स डिजीज की। ये अक्सर 5 से 10 साल के बच्चों में दिखाई देती है। इसमें फीमर के हेड की ब्लड सप्लाई बिना किसी वजह से रुक जाती है, जिसे हम अवास्कुलर नेक्रोसिस कहते हैं, और इसे हेड की शेप खराब हो सकती है और आगे जाकर हिप मूवमेंट को प्रॉब्लम आ सकती है। इसके बाद आती है एक कंडीशन स्लिप्ड कैपिटल फीमोरल एपिफाइसिस यानी SCFE। ये अक्सर 10 से 16 साल के बॉयज में दिखाई जाती है, खास करके उन्हें हल्के ग्रोथ के वक्त दिखाई देती है। इसमें फीमर का हेड अपनी जगह से स्लिप या डिस्प्लेस हो जाता है। अगर इसे सही वक्त पर ट्रीट ना किया जाए तो ये परमानेंट डिसेबिलिटी का कारण बन सकता है। तो स्टूडेंट, फीमर की एनाटॉमी सिर्फ अटैचमेंट तक सीमित नहीं है, वो बच्चों की ग्रोथ और ऑर्थोपेडिक हेल्थ का भी एक आईना है। तो हमने यहाँ फीमर बोन का कंप्लीट लेक्चर कंप्लीट कर दिया पार्ट 1 और पार्ट 2 में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको जल्द ही नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।